नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर ईएसआईसी पेपर्स और प्रीवियस ईयर ईएसआईसी पेपर में हमने 50 क्वेश्चंस जो प्रीवियस सेशन में अपन ने डिस्कस किए हैं। ये ईएसआईसी दिल्ली का पेपर था जो 2012 में कंडक्ट करवाया गया था और इसमें से अपन ने जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन बचे हैं वो कम्प्लीटली हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आज हम कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर ईएसआईसी के पेपर्स से 400 क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। जिन लोगों ने प्रीवियस जो 350 क्वेश्चंस है वो आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर ईएसआई के पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस है आज अपन 400 क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन, व्हेन पेशेंट हैज कार्डियक अरेस्ट द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन। देखिए पेशेंट है जो कि कार्डियक अरेस्ट का है। अब ये आपको लोकेशन वगैरह वो कुछ भी नहीं आपको दे रखी है और पेशेंट जो है वो क्या है, कार्डियक अरेस्ट का है। बताइए आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है बिगिंस ऑक्सीजन थेरेपी, नेक्स्ट है बिगिंस माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, नेक्स्ट पुट द पेशेंट ऑन वेंटिलेशन, नेक्स्ट है ऑक्सीजन नॉट टू बी गिवन टिल डॉक्टर अराइव। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। वैसे ऑप्शन ए भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि जैसे कि जो पेशेंट वो हॉस्पिटल में है और वो चलते चलते गिर गया या फिर उसको कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन जो है डेवलप हो गई तो आप क्या करेंगे। तो देखिए हॉस्पिटल सेटिंग में आप जो है ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं, पेशेंट को वेंटिलेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का है। अब ये कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है वो आपको नहीं बताया गया है। पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का है तो इमीडिएट आप नर्सिंग एक्शन क्या कर सकते हैं, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन जो है वो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये तो आपके हाथ की बात है। बाकी जो है ऑक्सीजन थेरेपी एंड वेंटिलेशन ये सारी चीज़ें जो है हॉस्पिटल सेटिंग में ही आपको मिल पाएगी। और अगर आपके आसपास में अगर ऑक्सीजन थेरेपी या वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कोलिसिस्टोग्राफी किस पर्पज के लिए की जाती है, यानी जो कोलिसिस्टोग्राफी है उसका पर्पज क्या है या फिर किस लिए की जाती है। पहला ऑप्शन है ड्यूडेनम में ऑब्स्ट्रक्शन का पता लगाने के लिए, नेक्स्ट गोल ब्लैडर में स्टोन का पता लगाने के लिए, नेक्स्ट स्टोमक की कंडीशन का पता लगाने के लिए, नेक्स्ट नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। नाम से ही पता चल रहा है कॉली, कॉली मीन्स गॉल ब्लैडर और यहाँ पे सिस्टोग्राफी है तो सिस्टो वर्ड ब्लैडर, कॉली मीन्स गोल एंड ग्राफी का मतलब हो गया आपका पता लगा रहे हैं उससे अपन ग्राफ से। देखिए यहाँ पे कोलिसिस्टोग्राफी का मतलब है गॉल ब्लैडर में स्टोन का पता लगा सकते हैं। तो कोलिसिस्टोग्राफी का मतलब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिटेंशन ऑफ एब्नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी इज ड्यू टू। देखिए बॉडी के अंदर अगर एब्नॉर्मल फ्लूइड है वो अगर रिटेंशन हो रहा है तो उसका कारण क्या है, किसकी वजह से हो रहा है। फर्स्ट है सोडियम, नेक्स्ट है क्लोराइड, नेक्स्ट है पोटेशियम, नेक्स्ट है कैल्शियम। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम की वजह से एब्नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है उसका रिटेंशन बॉडी के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्न में से माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से ग्रसित पेशेंट के लिए किस प्रकार की डाइट अनुशासित की जाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि पेशेंट है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का, तो इस पेशेंट के लिए कौन सी डाइट आप एडमिनिस्टर करेंगे या फिर कौन सी डाइट के लिए आप इसको इंस्ट्रक्ट करेंगे। पहला ऑप्शन है फोलिक एसिड, नेक्स्ट है विटामिन बी12, नेक्स्ट कॉर्टिकोट्रोफिन, नेक्स्ट है ग्लूटेन फ्री डाइट। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी ग्लूटेन फ्री डाइट। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का अगर पर्सन है तो इसको किस डाइट के लिए आप अनुशासित की जाती है, तो आपको बताना है ग्लूटेन फ्री डाइट आपको लेना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डाइट के बारे में देख लेते हैं। डाइटरी थेरेपी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में जो दी जाती है उसके बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे सारे आप पढ़ लीजिए। देखिए डाइटरी थेरेपी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या रहेगी, अवॉइडेंस ऑफ एग्रीवेटिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो एग्रीवेटिंग हो वो अवॉइड करने हैं इस कंडीशन के अंदर। सप्लीमेंट ऑफ नीडेड न्यूट्रिएंट्स, जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो सप्लीमेंट्स देने ही देने हैं। रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ ग्लूटेन, तो अभी भी अपन ने बात की है ग्लूटेन फ्री डाइट देनी है, तो यहाँ पे ग्लूटेन रिडक्शन या फिर एलिमिनेशन डाइट देनी है, जैसे वीट, राइस, ओट्स एंड बार्ले, ये सारे सारे ग्लूटेन वाले प्रोडक्ट है ये नहीं देने हैं। इनटेक द सीलिक स्प्रू एंड restriction of milk and enzyme supplements for lactose intolerance
ट्यूब फीडिंग्स, यानी कि मिल्क जो है वो भी रेस्ट्रिक्ट रखना है। एंड एंजाइम सप्लीमेंट्स आपको देने हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन में, ट्यूब फीडिंग करवानी है, पेशेंट रेगुलर नहीं ले पा रहा है फीडिंग प्रॉपर्ली तो ये सारी की सारी मतलब डाइटरी आप थेरेपी दे सकते हैं। यहाँ पे यही पूछना चाह रहे हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। बाकी यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे सारे दिए गए हैं, हो सकता है इनमें से कोई एक अदर ऑप्शन आपको दे दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से फिटल डिस्ट्रेस की मुख्य क्लिनिकल फाइंडिंग कौन सी होती है? यानी कि अगर किसी को फिटल डिस्ट्रेस होता है, यानी बच्चे को अगर फिटल डिस्ट्रेस होता है, यहाँ पे फिटस की बात हो रही है, फिटल डिस्ट्रेस में क्या क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी? फर्स्ट है फिटल हार्ट साउंड इज रेगुलर सॉरी इरेगुलर, नेक्स्ट मेकोनियम स्टैंड लिक्वर, नेक्स्ट है फिटल हार्ट साउंड इज लेस देन 120 पर मिनट, नेक्स्ट ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑल ऑफ दीज। फिटल हार्ट साउंड इरेगुलर रहेगी, मेकोनियम स्टैंड जो है वो लिक्वर रहेगा, एंड फिटल हार्ट साउंड जो है वो 120 पर मिनट से कम रहेगी। ये फिटल डिस्ट्रेस की क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, इनको देख के आप पता लगा सकते हैं फिटल डिस्ट्रेस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट। फास्टिंग जो ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है उससे किसका पता लगाते हैं? पहला अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन ब्लड, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, नेक्स्ट कोर्स ऑफ डायबिटीज, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ब्लड के अंदर ग्लूकोज के कितने अमाउंट है उसका पता लगाने के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। द एंडोट्रेकियल ट्यूब इज पुट इनटू द, एंडोट्रेकियल ट्यूब कहाँ पर पुट की जाती है? ईटी ट्यूब कहाँ से इंसर्ट की जाती है? लोकेशन आपको पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन है इसोफेगस, नेक्स्ट स्टोमक, नेक्स्ट ट्रेकिया, नेक्स्ट नेजल कैविटी। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, ट्रेकिया। ईटी ट्यूब ट्रेकिया में इंसर्ट की जाती है। तो यहाँ पे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकिन ये क्वेश्चन पहले के ज़माने में पूछे जाते थे, इनको अभी पूछा जाएगा तो क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके ही पूछा जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हार्ट के कौन से पोर्शन या चेंबर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि हार्ट के कौन से चेंबर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा? पहला है लेफ्ट ऑरिकल, नेक्स्ट राइट ऑरिकल, नेक्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, नेक्स्ट राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा लेफ्ट ऑरिकल। जो लेफ्ट ऑरिकल्स होती है इनके अंदर क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग आर एब्जॉर्बेबल सुचर एक्सेप्ट। यहाँ पे जो भी सुचर्स दिए गए हैं सारे के सारे क्या है? एब्जॉर्बेबल है, एक नहीं है। एक्सेप्ट से आपको सवाल पूछा गया। पहला है कैटगट, तो ये एब्जॉर्बेबल है। विक्रिल ये भी एब्जॉर्बेबल है। नाइलॉन ये नहीं है। मोनोक्रिल ये भी है। तो यहाँ पे देखिए विक्रिल है, मोनोक्रिल है, दोनों के दोनों क्या एब्जॉर्बेबल है। कैटगट जो है वो भी एब्जॉर्बेबल सुचर है, लेकिन कौन सा एब्जॉर्बेबल नहीं है? वो है आपका सही जवाब ऑप्शन सी, नाइलॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा सवाल है ये भी। निम्न में से एम्ब्रियो फिटस को ब्लड सप्लाई किस स्ट्रक्चर द्वारा होती है? यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कौन से स्ट्रक्चर से जो है फूड सप्लाई एम्ब्रियो फिटस को होती है? पहला ऑप्शन है आर्टरीज ऑफ मदर, तो ये तो गलत जवाब है। नेक्स्ट यूट्रस, इससे भी नहीं होगी। प्लेसेंटा, बिल्कुल प्लेसेंटा से होगी। एमनियोटिक सेक, तो इससे भी नहीं होगी। देखिए जो प्लेसेंटा है ये आपके फूड सप्लाई का काम करता है फिटस या फिर एम्ब्रियो के लिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, द प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बॉडी में क्रेटिनिज्म नामक कंडीशन किसकी डेफिशिएंसी के कारण उत्पन्न होती है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया है कि बॉडी में अगर क्रेटिनिज्म होगा तो ये किसकी डेफिशिएंसी से होगा? पहला ऑप्शन है थायरोक्सिन, नेक्स्ट एस्ट्रोजन, नेक्स्ट एपिनेफ्रिन, नेक्स्ट रेनिन। तो यहाँ पे सीधे सीधे तीन ऑप्शंस तो आपके डिलीट हो जाते हैं, आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन ए। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्रिटिनिज्म कंडीशन किसकी वजह से होती है? थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी से होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द पेशेंट लाइज ऑन हिज चेस्ट एंड ब्रेस्ट विथ वन पिलो अंडर द हेड इज कॉल्ड। यहाँ पे इस पोजीशन का दूसरा नाम पूछा गया। देखिए पेशेंट की पोजीशन आपको दे रखी है कि चेस्ट या फिर ब्रेस्ट जो है वो टच है एक पिलो पे और हेड भी बिल्कुल नीचे की तरफ है। तो बताइए कौन सी पोजीशन है, फिर इस पोजीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या रहेगा? पहला ऑप्शन देखिए ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, नेक्स्ट जिनोपेक्टोरल पोजीशन, नेक्स्ट लिथोटोमी पोजीशन, नेक्स्ट इरेक्ट पोजीशन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, जिनोपेक्टोरल पोजीशन। इसको नी चेस्ट पोजीशन भी कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं, नी चेस्ट पोजीशन भी कहते हैं, जिनोपेक्टोरल पोजीशन को। तो यहाँ पे नी चेस्ट पोजीशन तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है और इसका दूसरा नाम पूछा गया, तो आपको जिनोपेक्टोरल पोजीशन सही जवाब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वुंड इन्फेक्शन के मुख्य सोर्स सॉरी निम्न में से वुंड इन्फेक्शन के मुख्य सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो वुंड इन्फेक्शन अगर होता है तो उसका मुख्य कारण या फिर सोर्स जो है क्या क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल हो, इसीलिए कहा गया है कि कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन है पुअर हाइजीन इन नर्सेज और पेशेंट, बिल्कुल हो सकता है इससे। इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट फ्रॉम माउथ एंड नोज, बिल्कुल इससे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्रॉस इन्फेक्शन अदर वॉन्ड्स, ये भी है। नेक्स्ट ऑल ऑफ दी अबव, तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ये जो तीनों कंडीशंस दे रखी हैं ये तीनों की तीनों सोर्सेज है किसकी, वुंड इन्फेक्शन के। अगर ये वुंड इन्फेक्शन होता है तो इनके मेन जो कारण रहेंगे वो आपके तीनों ऑप्शंस रहेंगे, यानी इनकी वजह से वुंड इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्रिप दैट इज रनिंग सेटिस्फैक्ट्री में स्टॉप बिकॉज। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रिप जो है वो अच्छे से काम कर रही थी जब आपने स्टार्ट की थी, तो लेकिन ये स्टॉप हुई है, तो इसका कारण क्या है। आपने आईवी थेरेपी किसी पेशेंट को दी है और ड्रिप जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही थी, बट वो अगर स्टॉप होती है तो इसका कारण क्या होता है। मान लीजिए आप पेशेंट को आज ड्रिप स्टार्ट कर रहे हो और आज की आपने ड्रिप जो है कंप्लीट कर दी, कल आप वापस से स्टार्ट करना चाहते हो उसी कैनुला के थ्रू, तो बताइए अगर स्टॉप होगी वो ड्रिप तो उसका कारण क्या रहेगा। पहला, द वेन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाई टू टाइड ए बैंडेज। नेक्स्ट, ब्लड क्लॉट इन द कैनुला। नेक्स्ट, द हेड ऑफ प्रेशर इज टू लो। नेक्स्ट, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका एक ही सही जवाब है और वो है आपका ऑप्शन बी। ब्लड क्लॉट अगर कैनुला में आ जाए तो इसकी वजह से जो ड्रिप जो प्रॉपरली वर्क कर रही थी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। यहाँ पे आपका सही जवाब है, जो सही जवाब है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सेप्टिसेमिया टर्म का सही अर्थ एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सेप्टिसीमिया का मीनिंग क्या होगा, एप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है। पहला ऑप्शन है spread of organism in blood stream. Next, invasion and multiplication of bacteria in blood stream. Next, spread of toxic product in blood stream. Next, process of pus formation. तो यहाँ पे देखिए तीन कंडीशंस आपको ब्लड स्ट्रीम की दे रखी है और सेप्टिसीमिया लास्ट में मिया वर्ड है, तो यानी कि ये ब्लड स्ट्रीम को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे तीन कहानी आपको दे रखी है, तो तीनों में से एक जो है एप्रोप्रिएट मीनिंग है आपका सेप्टिसीमिया का, तो वो कौन सा है आपका ऑप्शन बी, इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो भी बैक्टीरियाज है उनका इन्वेजन होना एंड मल्टीप्लिकेशन होना आपका कहलाता है सेप्टिसीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एडिमा टर्म का सही अर्थ यानी एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग होना, सूजन आना। अब यहाँ पे सूजन यानी कि स्वेलिंग को कौन सी टर्म इंडिकेट कर रही है, ये आपको पूछा गया है। पहला ऑप्शन है डिप्रेस्ड एंड डेफिशिएंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू। नेक्स्ट, विटामिन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन। तो देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, एक्सेस ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू। टिश्यूज में अगर फ्लूइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होती है आपके स्वेलिंग जो है पर्सन में देखने को मिलेगी, जिसको आप क्या कहते हैं, सूजन। तो एडिमा की कंडीशन कब डेवलप होगी, जब फ्लूइड टिश्यूज के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मेडिकल टर्म आपको पूछी गई है और टर्म में क्या पूछा गया है, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। निम्न में से वॉमिटिंग ऑफ ब्लड को कौन सी टर्म से व्यक्त किया जाएगा। पहला एपिस्टाक्सिस, एपिस्टाक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे इसका तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको पूछना चाह रहा है वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट हीमोप्टाइसिस, नेक्स्ट हीमेटेमेसिस, नेक्स्ट हीमोथोरैक्स। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, वॉमिटिंग। इमेसिस, इमेसिस का मतलब क्या होता है, वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग के साथ में ब्लड आ रहा है तो हीमेटेमेसिस इसको कहेंगे, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। हीमोप्टाइसिस, कफ के साथ में ब्लड आ रहा है तो वो आपकी कंडीशन कहलाती है, वो टर्म आपकी कहलाती है हीमोप्टाइसिस। नेक्स्ट हीमोथोरैक्स, थोरैक्स में अगर ब्लड का कलेक्शन हो जाता है तो वो टर्म आपकी कहलाती है हीमोथोरैक्स। हिम वर्ड जो है वो ब्लड को इंडिकेट कर रहा है, बाकी आगे वाले जो आपके वर्ड है वो स्पेसिफिक
टर्म को जो है इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इमेसिस जो है वो ब्लड को इंडिकेट वॉमिटिंग को इंडिकेट करता है। पेटाइसिस जो है आपके कफ को इंडिकेट करता है। थॉरेक्स यहाँ पे ये तो सिंपल सा वर्ड है। एपिस्टाक्सिस में भी ब्लीडिंग होती है लेकिन कहाँ से? नोज से। नोज से ब्लीडिंग होती तो फिर इसको हम इस टर्म को कहते हैं एपिस्टाक्सिस। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज कौन से ऑर्गन से संबंधित है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑस्टियोपोरोसिस ये बोन की डिजीज कंडीशन है, तो पहला ऑप्शन देखिए स्किन, नेक्स्ट बोन, नेक्स्ट ब्रेन, नेक्स्ट मसल। यहाँ पे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बोन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से यूट्राइन ट्यूब व ओवरीज में डिसऑर्डर होने के कारण कौन सी मेडिकल कंडीशन उत्पन्न हो सकती है? यूट्राइन ट्यूब एंड ओवरीज में अगर कोई डिसऑर्डर होता है, कौन सी मेडिकल कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है? ये सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा गया है। पहला एक्यूट साल्पिंजाइटिस, ये ओवरी से रिलेटेड है ही, ठीक है। एक्यूट साल्पिंजाइटिस ये आपकी फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये यूट्राइन ट्यूब में हो सकती है। जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें एबनॉर्मल जब फर्टिलाइजेशन जब होता है उसके बाद में जब इम्प्लांटेशन होता है, वो एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन होने की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट है ट्यूमर्स, ये भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी जो तीनों कंडीशंस है, ये यूट्राइन ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब आप बोल सकते हैं या फिर ओवरीज बोल सकते हैं, तो इनकी जो है डिसऑर्डर्स है, ट्यूमर्स भी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है एंड एक्यूट साल्पिंजाइटिस हो सकता है। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें फैलोपियन ट्यूब से जो है प्रॉपरली ओवम एंड जो स्पर्म है, दोनों के फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है वो प्रॉपरली यूट्राइन यानी यूट्रस में आके इम्प्लांट होना चाहिए, वहाँ पे इम्प्लांट ना होकर हो सकता है ये आगे चला जाए, ओवरीज में जाके जो है ये इम्प्लांट हो जाए। वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड एक्यूट साल्पिंजाइटिस ट्यूमर्स, ये सारे के सारे डिसऑर्डर है यूट्राइन ट्यूब एंड ओवरीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ग्रेविडा टर्म का एक्यूरेट मीनिंग क्या होता है? ग्रेविडा का मीनिंग आपको पूछा गया, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा गटपाल, GATPAL, गटपाल, GTPAL बोलते हैं उसको, गटपाल। तो यहाँ पे उसमें से एक ग्रेविडा जो टर्म है उसका मीनिंग आपको पूछा गया। पहला प्रेगनेंसी स्टेट, नेक्स्ट है प्रीवियस प्रेगनेंसी, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एट द स्टेज ऑफ 30 एंड अबव, नेक्स्ट ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा, सिर्फ आपको एक मीनिंग पूछा गया ग्रेविडा का। ग्रेविडा का मतलब होता है प्रेगनेंसी स्टेट, कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, वो प्रेगनेंसी स्टेट जो है वो आपकी कहलाएगी ग्रेविडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से कंट्री के द्वारा मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है? तो ये तो आपका जीके का क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लीजिए, फिलीपींस में मैग्सेस अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी जीके का क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, सामान्यतः जब कंटेनर को धीरे धीरे पानी में भरा जाता है, तो ये साइंस का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है, वन डायप्टर लेंस की शक्ति यानी पावर ऑफ लेंस का अर्थ क्या है? तो ये आपको बताना है, हो सकता है ये आपको पूछ लिया जाए। तो जिस लेंस की फोकल लेंथ -1 मीटर होती है, ये आपकी वन डायप्टर कहलाती है। तो ये तो आप पढ़ लीजिए, साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट यानी अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज और उनके सिंबल्स दिए हुए हैं, तो ये भी आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट अपना सवाल आता है नर्सिंग का, ये रहा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निम्न में से कौन से विटामिन को अल्फा टोकोफेरोल के नाम से ही जाना जाता है? देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अल्फा टोकोफेरोल है उसके नाम से किस विटामिन को जाना जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। और ये सवाल बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। अल्फा टोकोफेरोल विटामिन ई को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी विटामिन्स है उनके सारे के सारे जो भी फैट सोल्यूबल हो चाहे वाटर सोल्यूबल हो, सभी के अपन नाम देख लेते हैं, क्योंकि नाम को लेकर कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है या फिर ये कौन सा विटामिन है, इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे फैट सोल्यूबल विटामिन है ADE के जो है वो आपके फैट सोल्यूबल विटामिन है और ये फैट में सोल्यूबल होने वाले विटामिन होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ADE के, तो विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल D2 एंड कॉलीकैल्सीफेरोल D3। D2 को तो कैल्सीफेरोल एंड D3 को कॉलीकैल्सीफेरोल। ये दोनों टर्म याद रखना, दोनों वर्ड याद रखना, कोई सा भी पूछा जा सकता है। D2 का नाम आपको पूछा जा सकता है, विटामिन D3 का नाम आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहला है डी,
तो विटामिन डी में D2 कैल्सिफेरॉल, D3 आपका कॉलीकैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट विटामिन ई, ये टोकोफेरॉल या फिर अल्फा टोकोफेरॉल, जो भी, बस टोकोफेरॉल वर्ड आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे अल्फा टोकोफेरॉल के नाम से इसको जाना जाता है। विटामिन को वैसे अलग अलग इसके 2-3 नाम हैं, फाइनोक्विलिनोन एंड और भी इसको एक वर्ड नाम से जाना जाता है, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स वो वाइटामिन्स होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। इसमें आपके बी और सी, सिर्फ 2 ही वाइटामिन्स आते हैं, बी एंड सी। पहला है विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है, और थायमिन वर्ड को लेकर बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको याद रहता है सिर्फ और सिर्फ विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से ये जो है डिजीज कंडीशंस होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि थायमिन जो है वो विटामिन B1 का ही नाम होता है। और आप वहाँ पर आपको क्वेश्चन मतलब आते हुए भी आप गलत कर देते हैं, उसका रीज़न यही है कि थायमिन का आपको ये मतलब पता नहीं था कि विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, राइबोफ्लेविन को विटामिन B12 कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। विटामिन B1 थायमिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B12 राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, विटामिन B6 पायरिडोक्सिन के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट विटामिन B5 ये पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, विटामिन B9 फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, एंड विटामिन B12 आपको प्रॉपर विटामिन B12 के जो है अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी को जो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भी विटामिन्स है उनके अलग अलग जो नाम है ये आपको अच्छे से याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला नैनोमीटर, नेक्स्ट स्पाइगमोमैनोमीटर, नेक्स्ट बैरोमीटर, नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पाइगमोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ बॉडी अफेक्टेड इन टाइफाइड? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा अगर किसी पर्सन को टाइफाइड होता है तो। पहला ऑप्शन है लंग्स, नेक्स्ट इंटेस्टाइन, नेक्स्ट लीवर, नेक्स्ट पैनक्रियाज। यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, इंटेस्टाइन। बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा टाइफाइड में? इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कम्युनिकेबल प्रोसेस कौन से फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित नहीं होती है? कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो कौन से फैक्टर से प्रभावित नहीं होगी? पहला है मोटिवेशन, नेक्स्ट है एटीट्यूड, नेक्स्ट है एंगर, नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंस। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, मोटिवेशन से कभी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस अफेक्ट नहीं होती है, यानी ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे अफेक्ट नहीं होगी। बाकी एटीट्यूड से कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट अफेक्ट होती है, एंगरनेस इससे भी होगी, कल्चरल डिफरेंस इससे भी होगी। ऊंच नीच जो करते हैं उसका बात करने का तरीका अलग होता है, कोई अगर गुस्से में है तो उसका बात करने का तरीका अलग होगा, एटीट्यूड किसी पर्सन में है तो उसका भी बात करने का तरीका अलग होगा। तो ये सारे के सारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है, लेकिन मोटिवेशन ये फैक्टर जो है अफेक्ट नहीं करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैथ का, जो आप पढ़ लीजिए, उसके अगला क्वेश्चन भी मैथ का ही है, उसके अगला क्वेश्चन भी मैथ का है। तो यहाँ पे कुछ से मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे तो अपन इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे, बाकी आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, आपकी DSS भी एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चंस है मैथ के, ये आप इनके स्क्रीनशॉट लेके एंड वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। यहाँ पे ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, तो देखते हैं अगर कोई अपनी नर्सिंग का क्वेश्चन आता है तो उसको अटेंड करेंगे, अदरवाइज ये कुछ रीजनिंग एंड जीके के क्वेश्चंस है तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जानवर ऊँट जिराफ को किससे इंडिकेट करते हैं, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं आपके, मतलब जब एग्जाम होगा DSSB का तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो जो ऊँट और जो जिराफ है दोनों दोनों क्या है, जानवर है, तो ये तो आपके जानवर आ गया, ये ऊँट आ गया, ये आपका जिराफ आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे अशिक्षित व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति। देखो तीनों है तो क्या व्यक्ति, लेकिन एक तो क्या है अशिक्षित है, एक क्या है गरीब है, और एक क्या है बेरोजगार है। तीनों क्या है व्यक्ति है, तो तीनों इंटरेक्ट है, तीनों क्या है यहाँ पे इंटरेक्ट है, ये इसमें है मिला हुआ, ये इसमें मिला हुआ है, ये इसमें मिला हुआ है ना, ये इसमें मिला हुआ है, इस प्रकार से। तो ये एक तो अशिक्षित व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है और एक बेरोजगार व्यक्ति है, तीनों इंटरेक्ट है तो व्यक्ति लेकिन तीनों इंटरेक्ट है, एक अशिक्षित है, एक गरीब है, एक बेरोजगार। तो ये कुछ जो रेखा वाले चित्र है, रेखा चित्र, ये आपको पूछ लिए जाते हैं आपके DSSB एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये नेक्स्ट भी रीजनिंग के ही क्वेश्चंस है,
तो ये रीजनिंग के तो इतने ज़्यादा हार्ड आते नहीं है बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन तो अच्छी करनी है अगर आप जब डीएसएसबी का एग्ज़ाम देंगे उस दौरान। अभी फ़िलहाल हम ईएसआईसी की बात करें क्योंकि ईएसआईसी का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तो उसी की अपन बात करेंगे फ़िलहाल। यहाँ पे ये भी मतलब ऑलमोस्ट सारे जो भी क्वेश्चंस थे अपन ने नर्सिंग के, वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे यहाँ पे शायद ज़्यादा ही क्वेश्चन आ गए, 10 से 15 क्वेश्चंस जो है रीजनिंग मैथ के आ गए, तो ये आप लोग पढ़ लेना। बाकी अपन नेक्स्ट जो पेपर डिस्कस करेंगे वो पेपर अपन डिस्कस करेंगे, और ईएसआईसी का ही पेपर है जोखा, जो कि कलकत्ता में है। ईएसआईसी जोखा का अपन पेपर चेक जो है नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जो 2013 में कंडक्ट करवाया गया था। तो अपन ने आज जो है कम्प्लीटली 400 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस आप जीके एंड रीजनिंग के हटा दीजिए, करीबन 20 से 30 क्वेश्चंस हटा सकते हैं आप, करीबन इतने क्वेश्चन हैं 30 के समथिंग, जो अपने जीके के और मैथ के क्वेश्चंस रिमूव किए हैं, मतलब साइड में किए हैं, वो आप पढ़ लीजिए, है ना। तो अपन ने आज 400 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट अपना पेपर होगा ईएसआईसी जोका का, जो 2013 में हुआ था, और लास्ट मतलब नेक्स्ट पेपर में अपन कंप्लीट 500 क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।